हार होती है तब जब मान लिया जाता है, हार होती है तब जब मान लिया जाता है, और जीत होती है तब जब ठान लिया जाता है। शिक्षा जगत के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इरम तस्लीम, और शिक्षा जगत में आज हम बात करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पर। और जो वैकल्पिक चिकित्सा की बात आती है और जब 12वीं के बाद डिसीजन लेना होता है कि सब्जेक्ट क्या चूज करें और मेडिकल की कौन सी स्ट्रीम का चयन हो, तो अक्सर एलोपैथिक स्ट्रीम का चयन होता है। वहीं देश भर में वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षा लोकप्रिय होती जा रही है, और इस विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 3 विशेष मेहमान। तो चलिए आइए आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गोपेश मंगल जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर नेशनल पंचकर्मा डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के सर। उन्हीं के साथ प्रोफेसर अब्दुल शकूर खान। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हैं डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, डॉक्टर SR राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। और उन्हीं के साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वीटी बिरला। आप हैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट जयपुर। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सर सबसे पहले गोपेश जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, 12वीं के बाद जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, तो क्या इसका चयन होता है और किस तरह से एडमिशन प्रोसीजर रहता है सर? 12th के बाद आजकल जो एडमिशन प्रोसेस है वो अगर MBBS जैसे कोई चाह रहा है तो सेम ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसे नीट बोलते हैं। तो वो MBBS के लिए कॉमन है और आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी इनके लिए भी कॉमन है। तो पर्सन पे चूज कर सकता है कि उसे MBBS चाहिए, BMS चाहिए। तो एक तो ये नीट के थ्रू वो क्वालिफाई कर सकता है। इसमें 10+2 चाहिए जी, और उसके साथ मिनिमम 17 ईयर एज चाहिए और साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। अच्छा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है इसके लिए। इसके अलावा भी उसके पास और भी अल्टरनेटिव्स है। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही बनना चाहे। अगर वो नर्सिंग में जाना चाहे तो उसके लिए भी DNP है, BSc नर्सिंग है। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं 12th के बाद, जैसे अगर आयुर्वेद की भी मैं बात करूं तो पंचकर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो काफी सारी उसके लिए ऑप्शंस हैं कि वो 12th के बाद किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन में वो जा सकता है। आयुर्वेदिक की हमने बात करी, साथ ही हमारे साथ है यूनानी के स्पेशलिस्ट। सर आपसे जानना चाहेंगे यूनानी जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कितने अवसर हैं सर स्टूडेंट्स के लिए? यूनानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन लेने के लिए 10+2 लेवल पर जो है साइंस बायोलॉजी का होना ज़रूरी है, जिसमें 50% मार्क्स जो है होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ सेकेंडरी लेवल पर जो है यानी जिसको हाई स्कूल हम बोलते हैं, उसमें किसी भी एजुकेशन बोर्ड से जो है उर्दू का होना ज़रूरी है जी सर। उसके साथ साथ 17 ईयर्स जो है 31 अक्टूबर को, वो 31 दिसंबर को जो है 17 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो है इसमें नीट के थ्रू जो है जो क्वालिफाइड होगा उसी का एडमिशन दिया जाता है। तो नीट से इसमें आप आ सकते हैं यूनानी में। मैम स्वीटी बिरला मैम, आप हमारे साथ हैं होम्योपैथिक से। तो होम्योपैथिक फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए? सेम है, जैसे 10th के बाद आप डिसाइड करें कि आपको बायो लेनी है, देन यू विल पास द एग्जामिनेशन नीट, और नीट के बाद आपको ये कॉलेज चूज करना है कि आपको होम्योपैथी लेना है, आयुर्वेद लेना है, यूनानी लेना है, कि MBBS लेना है, कि BDS। जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये ऑप्शन सब कुछ है। आपको बायो लेना है, डिप्लोमा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिग्री लेनी है कि डिप्लोमा करना है। बिल्कुल, और ये अपनी अपनी चॉइस होती है, पर्सनल रुचि, आपका पर्सनल इंटरेस्ट या मायने रखता है। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो विधियां हैं हम जिनकी आज बात कर रहे हैं, वैकल्पिक चिकित्सा, ऑल्टरनेटिव मेडिकल हम जो बात कर रहे हैं, वो जो है हमारी परंपरागत है। और ये जो है, और सर आज इसके कोर्स कंटेंट की अगर बात करें तो कितना अप टू डेट है और किस तरह का है सर? जी, मैं एक तो ये ऐड करना चाहूँगा कि जितनी भी मेडिकल जितना भी है वो भारत की देन है काफ़ी सारी। आयुर्वेद, यूनानी सारी हम यहाँ से चिकित्सा पद्धति की है, और इसका अपडेटेड सारे करिकुलम सारे अपडेटेड, चाहे आयुर्वेद में तो टाइम टू टाइम CCM इसको रिवाइज करती रहती है। तो मॉडर्न मेडिसिन के भी जो कुछ है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, वो वाला पार्ट भी अपडेटेड रहता है। मेडिसिन वाला पार्ट भी अपडेटेड रहता है, डायग्नोस्टिक वाला भी अपडेटेड रहता है। और यूनानी में सर अगर देखा जाए तो किस तरह का कोर्स कंटेंट होता है सर? यूनानी में हमारे यहाँ 14 डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो MSR में मौजूद है, जो आयुष डिपार्टमेंट का वो है। जी जी सर। उसमें जो है कोर्स कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और सर्जरी और गायनी ऑप्स और इस तरह की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ाए जाते हैं। साथ साथ यूनानी के जितने भी जो है सब्जेक्ट्स हैं वो जो खुसूसी तौर पर पढ़ाए जाते हैं, जिनका जो है संबंध
उर्दू से है, जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं उसकी सब उर्दू में है, इसीलिए जो है हाई स्कूल में या सेकेंडरी लेवल पर जो है उर्दू को जो है एलिजिबल किया गया है। बिल्कुल, और यहाँ उर्दू का विशेष महत्व है अगर हम जी बिल्कुल यूनानी की बात करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक उसकी जो है तमाम उस उर्दू में ही है। हाँ। इसलिए जो है इसका जो है कंपल्सरी और मैंडेटरी रखा गया है उर्दू को। बिल्कुल सर। और साथ ही हम बात करते हैं होम्योपैथिक की मैम, तो उसका किस तरह का कोर्स कंटेंट है, क्या कुछ उसके कंटेंट्स कितने अपडेट टू डेट है? होम्योपैथी के सारे कोर्सेज अपडेटेड है और कोर्स कंटेंट उसका वही 5.5 ईयर कोर्स है फॉर ग्रेजुएशन, और जो सेम है सिर्फ फार्मेसी ही डिफरेंट है, बाकी जो एजुकेशन है वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, एवरीथिंग इज द सेम, बस उसका फार्मेसी प्रोसेस सेम है, बाकी एमबीबीएस कोर्स और वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल, जो बॉडी की एनाटॉमी होती है वो सब कुछ सेम है, सिर्फ फार्मेसी जो है दैट इज डिफरेंट, उनकी फार्मेसी अलग है और होम्योपैथी की फार्मेसी अलग है। बिल्कुल, यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, और यहाँ पर एक सवाल आता है कि एक लोगों में अवधारणा होती है या भ्रम हम उसके कहेंगे कि जब चूज करना होता है 12वीं के बाद करियर की किस में जाएं, तो अक्सर दोयम नजरिए से देखा जाता है आपके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को। तो सर आपकी क्या राय है इस पे और किस तरह से अवधारणा को खत्म कर सकते हैं? नहीं, दोयम कहना तो किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हर एक साइंस की अपनी एक लिमिटेशन है, मतलब मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, या उनका एक स्टूडेंट का होता है मेरा एलोपैथिक में हो जाए तो वो ज्यादा है, फिर नहीं हो पाता है तो फिर वो थोड़ा सा उसमें ये थोड़ा सा एक अवधारणा है। एक अवधारणा है, लेकिन आप ये देखिए कि अब आयुर्वेद या पूरे विश्व में स्प्रेड हो रहा है सारे, तो ऐसा नहीं कि भारत में इसकी संभावना है, विदेशों में भी संभावना है। और अगर हम दोयम तो इसलिए भी नहीं कह सकते कि सरकार वही सैलरी दे रही है जो एक एमबीबीएस को देती है, समान अवसर प्रदान कर रही है, तो आगे अगर आप डिग्री करते हो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी सेकेंडरी होगा, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इक्वल। इसके अलावा एक जो आयुर्वेद में एक बेस्ट पॉइंट ये है कि आप वेलनेस की तरफ होते हो, वो किसी भी साइंस में नहीं है। बिल्कुल। तो आप खुद कैसे स्वस्थ रह सकते हो, तो ये एक आपके पास अच्छा पार्ट है कि आपको निरोगी रखने के बहुत सारे तरीके आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। और सर ये अवधारणा जो है हम इसको और कैसे तोड़ सकते हैं, ये भ्रम जो है वो किस तरह से दूर कर सकते हैं हम? तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुष डिपार्टमेंट बहुत उसको प्रमोट कर रहा है जी। उसमें बाकायदा ये समझ लीजिए कि सीएससी, पीएससी और दूसरे जो है हॉस्पिटल्स में जो बड़े बड़े एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी यूनानी की जो के ओपीडीज चलती हैं। दूसरे क्या है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन खाली जो है इंडिया में ही नहीं चल रहा, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जो है वर्ल्ड, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसके कॉलेजेस हैं, और 49 कॉलेजेस ओनली जो है इंडिया में मौजूद हैं इसके, जिसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन का जो है सिस्टम मौजूद है। दूसरे क्या है, जो सऊदी अरेबिया में और इधर उधर इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है स्कोप हो रहा है, चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, और अपना आयुष डिपार्टमेंट भी बहुत इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सर। और जब प्रमोशन की बात होती है तो अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आज बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, और वो हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में आज इनको बड़ा चाव से पढ़ा भी जा रहा है, रिसर्चेस भी हो रही हैं और इसमें काम भी हो रहा है। अल्टरनेटिव मेडिसिन तो इसको कह ही नहीं सकते, अपने आप में जो है चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, अपने आप में एक जो है कंप्लीट जो है मेडिकल साइंस है। तो इसको जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन कहना एक बहुत अच्छा, मेरा ख्याल से मेरा व्यू है, ये अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल एट पार आप इसको मानते हैं एलोपैथिक के, और कहीं ना कहीं हम बात करेंगे और चर्चा में कि किस तरह से ये बेहतर है और कितना ये आप लोगों को स्कोप देती है और कितनी मदद कर रही है। मैम आप होम्योपैथिक से हैं, और होम्योपैथिक के साथ एक जुड़ी हुई अवधारणा ये रहती है कि होम्योपैथिक स्लो रिएक्ट करती है, लोग उसको रिएक्शन जो होता है, उसका रिस्पॉन्स जो होता है दवाइयों का स्लो होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी, और ये शिक्षा के नज़रिए से कितनी बेहतर है? शिक्षा के नज़रिए से ये बहुत बेहतर है, और ये जो अवधारणा है जी कि ये ऐसा कर देगी, क्योंकि हमें चीज़ों की क्लियरिटी नहीं है। अगर आज हम एलोपैथी की बात करें तो वो क्या बाद में साइड इफेक्ट देगी, ये बाहर जब तक दिखे हुए नहीं है लोगों को तो वो पता ही नहीं है। वैसे ही होम्योपैथी का जब वो पता ही नहीं है आदमी को कि जब वो दवाई प्रॉपर होगी और 10 मिनट में कैसे काम करती है, वो जब तक आपको पूरा बाजार में नहीं मिलेगा वो आप नहीं क्लियर कर सकते। और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और हमें भी करना चाहिए, और हमें बिना कारण के कोई भी चीज पे तर्क नहीं देना चाहिए जब तक हमने उसको सामने नहीं देखा हो। जी जी जी, हम इसको मानते हैं बिल्कुल। और होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज पर्सन पे काम करती है, उसकी इंडिविजुअलाइज कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती है, उसकी पर्सनैलिटी पे काम करती है। तो वो ये नहीं है कि जो कि आज आप पेटेंसी बना दें या फिर खूब सारी मल्टी मेडिसिन साहब ये हो गया, वैसा नहीं करें। आप उसको इंडिविजुअलाइज एज ए पैथी जो है
उसके पर्पज से काम करे। उसके काम करने की 10 मिनट पद्धति में है। काम करती है जैसे एलोपैथी काम करती बिल्कुल, है। और उसकी पद्धति है, अपनी प्रकृति है। अपनी प्रकृति है। बिल्कुल मैम, यहाँ सर आपसे बात होती है, हमने जैसे बात करी कि आपने बताया किस तरह से एडमिशन्स इसमें हो सकते हैं, उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है आपके क्षेत्र का, अगर हम बात करें वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षा का। सर देखिए, जैसे अगर पहले अगर उन्होंने बीएमएस कर लिए तो उसके बाद भी जैसे एलोपैथी में एमडी होती है, एमएस होती है, सेम आयुर्वेद में भी एमडी एमएस है, उसके बाद पीएचडी है, तो काफी लंबा करियर है। इसके अलावा भी वो चूज कर सकते हैं कि मैथ, तो उसके अलावा भी उनके पास है कि क्या वो चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो अपने करियर के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, रुचि के अनुरूप जा सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कुछ महत्व पे आप थोड़ा सप्लीमेंट करें और रोशनी डालें कि क्यों, इनके क्या क्या फायदे हैं ये हम वैकल्पिक चिकित्सा पढ़ने के। सर तो ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ने का ये फ़ायदा है कि इसमें जो है इलाज, जो पेशेंट का इलाज किया जाता है वो मिजाज के लिहाज से उसका इलाज किया जाता है। मिजाज, दवाओं का भी अपना एक मिजाज होता है और एक पेशेंट जो है उसका भी, ह्यूमन का जो है एक मिजाज अपना होता है। उसके मुताबिक हमारे यहाँ जो इलाज होता है वो इलाज भी ज़िद जो है होता है। अगर किसी शख्स का मिजाज जो है गर्म है, हार जिसको हम बोलते हैं, और तो उसको जो है जो इलाज किया जाएगा वो जो है ठंडी दवाओं से, यानी बारिद दवाओं से जो है उसका इलाज किया जाएगा, जिससे उसकी फुल्ली रिकवरी और फुल्ली जो है उसको जो है रिलीफ मिलता है। जी बिल्कुल, और यह आपका तरीका है, आपकी पद्धति है, विधि है यूनानी की। सर वहीं होम्योपैथिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और होम्योपैथिक में हम किस तरह की आप पद्धति इस्तेमाल होती है वो थोड़ा होम्योपैथी में कोई भी आदमी बीमार होता है तो वो किसी डिजीज से नहीं होता है, वो शरीर से होता है। होम्योपैथी में एक इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन की पर्सनालिटी के बेस पर एक मेडिसिन निकाली जाती है जो कि उसके मेंटल स्फीयर, फिजिकल स्फीयर, एवरी स्फीयर को कैलकुलेट करके उस पे निकलती है। तब 3800 दवाई में से एक आदमी की एक दवाई निकाली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी की 2 दवाई होती है, एक आदमी की एक ही दवाई होती है, पर उसके लिए आपको उसका मेंटल, फिजिकल हर लेवल पे करके, हर पैरामीटर को करके फिर आप एक दवाई निकालेंगे और फिर आप उसको देंगे, तो वो उतने ही टाइम पीरियड में काम करेगी जितने टाइम पीरियड में एलोपैथी काम करती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है वो राइट मेडिसिन होनी चाहिए। बेशक, तभी वो उसको रिएक्ट करेगा और रिस्पॉन्स करेगा। बिल्कुल, अल्टरनेटिव मेडिसिन में यही है कि जितनी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन जो आप कह रहे हैं, तो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, वो इंडिविजुअल मेडिसिन है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का प्रिस्क्रिप्शन आप सभी को दे सकते हैं। तो उनके अलग पैरामीटर्स, हमारी प्रकृति एनालिसिस है, उसके बाद ही हम कोई भी इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन चूज करें। हमारा क्या है यूनानी का डिपेंड जो है वो 4 ह्यूमर्स होती हैं, अखलात जिनको बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे बलगम है, खून है, सफरा है, सौदा है, इनका अपना अलग अलग मिजाज होता है। तो उसके ऊपर अगर किसी मरीज में जो है किसी चीज का गलबा हो जाता है, जैसे खून का गलबा हो गया, तो उसका अपना एक अलग ट्रीटमेंट है। अगर जो है बलगम का किसी को जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या किसी और बलगम की कोई बीमारी हो गई, तो उसका जो है एक अलग ट्रीटमेंट है, उसको अलग उससे देखा जाता है। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि जो है इसका मिजाज देखा जाता है, जो पेशेंट है उसका मिजाज कैसा है, तो उसके मुताबिक उसका जो है इलाज करना हमें होता है। और यहाँ पर सर आपसे मैं जानना चाहूंगी गोपेश जी के, हमने एडमिशन प्रोसीजर की बात करी, जिस तरह से आपने हमें बताया कि नीट के थ्रू इसका आप चयन होता है और इसमें आप जा सकते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपी आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सीट्स की अगर हम बात करें तो सीट्स इसमें कम देखी जाती हैं, तो एज कम्पेयर टू एलोपैथिक, उसकी वजह और किस तरह से? ऐसा नहीं, अब फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है ये भी, आयुर्वेद भी। जैसे अभी अगर आयुष की बात की, लगभग 30,000 सीट्स है पर एनम, और इवन फॉरेन नेशंस के भी 120 सीट्स रिजर्व है, जिसमें से बिमिस्टिक कंट्री, नॉन बिमिस्टिक के साउथ एशियन कंट्रीज है, मलेशिया के लिए रिजर्व है, नेपाल, श्रीलंका, हमारे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं। तो बीएमएस लेवल पे भी यानी यूजी लेवल पे भी आते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है। और उसका पूरा भारत सरकार खर्चा उठाती है, उनका सारा पूरा स्कॉलरशिप जो आईसीसीआर के थ्रू आते हैं, और एमडी में भी आते हैं और पीएचडी में भी आते हैं। बिल्कुल सर। तो और सर आपसे भी यही सवाल मेरा होगा कि सीट्स कम है, अगर हम कंपेयर करें इसको एलोपैथिक के, तो सर उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, सीट्स हमारे यहाँ फुल हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है, जिस कॉलेज की जैसी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से उसको सीट्स जो है अलॉट की जाती हैं।
ऐसा नहीं है कि सीट्स कम है, सीट्स जी। जो है और यूनानी नेशन वाइड वाइड कैसे पिक्चर है सर? जी। हम अगर नेशन वाइड पूरा नेशन के देखें, जी, जी। पूरा देश में देखें तो किस तरह की हमें एक पिक्चर नजर आती है? यूनानी का बहुत अच्छा ब्रॉड जो है वो है ब्राइट जी, एडमिशंस को लेकर सर है। कितने प्रतिशत सीट्स रहती हैं आपके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को लेकर सर? नहीं, सीट्स तो हमारे यहाँ सब फुल रहती हैं। जी, जी। सब फुल रहती हैं, जितने भी नीट अभी जब से लास्ट ईयर और इस साल से जो नीट होने लगा है, तब से जो है जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को ही जो है एडमिशन दिया जाता है। बिल्कुल। और मैम आपसे अगर जानना चाहें एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें एलोपैथिक की, तो मेडिसिन की सीट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो वो उसके पीछे क्या कारण, किस तरह से सुधार सकते हैं और किस तरह से हम एंकरेज कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये कॉन्सेप्ट हटा दें कि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। जी। हम ये बोले कि देयर इज द डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। हम पैथी का वेरिएशन करें, ना कि इसको ऑल्टरनेटिव कहें। आपको जब एक पूरी पैथी पढ़नी ही पड़ रही है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, तो सिर्फ फार्मेसी डिफरेंट है तो आप उसको ऑल्टरनेटिव कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। और अगर ये सबसे पहले इस ऑल्टरनेटिव वर्ड को हमें कहीं करना से चाहिए, निकालना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा है। और पर मैम जो सीट्स की बात है तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस देखा जाता है इन कंपैरेटिव टू एलोपैथिक मेडिसिन। एक्चुअली पहले कॉलेजेस एलोपैथी के ज्यादा खुले और इनके बाद में, पर अभी सीट सबकी इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। सीट्स इक्वल है, रिजर्वेशन भी इक्वल है, सब कुछ अब इक्वल हो गया है। और इवन इन राजस्थान में पहले सिर्फ एक ही होम्योपैथी कॉलेज था, आज होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जनरेट कर दी गई। बिल्कुल। कदम उठ रहे हैं, 3-4 कॉलेजेस और नए जनरेट हो गए। जी, कदम उठ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे, पर कहीं ना कहीं गैप है जिसको मर्ज करना होगा, अवधारणा को तोड़ना होगा सर। यहाँ पर अवधारणा टूटेगी जब जितनी जन जागृति हम फैला सकेंगे वो फैलाएंगे। तो चलिए इस वक्त आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोर्सेज की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में कितने तरीके के कोर्सेज हैं, किस तरह के कोर्सेज आप अवेलेबल करवाते हैं और बच्चे उनको ऑप्ट कर सकते हैं? अगर 12th के बाद जैसे मैंने बताया BMS है, उसके बाद वो फर्दर पढ़ना चाहे MDA है, MS है, PhD है। इसके अलावा अगर जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज है, नर्सिंग कोर्स है, BSc नर्सिंग, सर्टिफिकेट कोर्सेज काफ़ी सारे हैं। आफ्टर BMS भी वो स्पेशलाइज कर सकता है। PG डिप्लोमा कोर्सेज है डिफरेंट स्ट्रीम में। तो अभी करेंटली आयुर्वेद में 22 PG सब्जेक्ट्स में होती है, जो ऑलमोस्ट मेडिकल की इक्विवेलेंट है। जी, जी। उनमें से वो अपनी चॉइस से वो चूज कर सकते हैं। तो उनके पास ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, वो किस फील्ड में वर्क करना चाहें। तो जैसे मॉडर्न मेडिसिन में वो उसी तरीके के सिस्टम हमारे यहाँ भी। बिल्कुल। और अगर हम आपसे बहुत ही ऊपरी सतह पर जानना चाहें और कौन कौन से कोर्सेज हैं, थोड़े आप हमें नाम बताएं, कौन से आपके आज ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज हो रहे हैं? BMS वाला मेन तो जैसे है, इसके अलावा आजकल जो थेरेपिस्ट, जैसे आप सुन रहे होंगे कि पंचकर्म सेंटर्स काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड खुल रहे हैं। वेलनेस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है लोगों का, तो वेलनेस सेंटर जितने सारे खुल रहे हैं उन सब में पंचकर्म थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। तो वर्ल्ड वाइड एक पंचकर्म थेरेपिस्ट की एक डिमांड है। तो 1 ईयर एक हमारे हमने भी NIA में भी स्टार्ट है, तो 1 ईयर एक पंचकर्म सर्टिफिकेट कोर्स होता है, थेरेपिस्ट कोर्स। तो वो आजकल मतलब अगर ऑप्ट करेंगे तो एक जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल सर, जॉब पे भी बात करेंगे हम, जॉब ऑप्शंस पे भी बात करेंगे, पर शकूर खान साहब के पास बढ़ते हैं और सर आपसे जानना चाहेंगे कि यूनानी में कौन तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरह से उनको चयन होता है सर? हाँ, 12th के बाद जब जो है नीट अपीयर करता है, मैं अपीयर होता है, तो नीट क्वालिफाइड होने के बाद उसका जो है एडमिशन किसी भी कॉलेज, यूनानी कॉलेज में, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में होता है। और उसके वो उसको जो है पास करने के बाद में, पास आउट होने के बाद में PG MD यूनानी और MS यूनानी में जो है एडमिशन वो ले सकता है। PG का अलग आयुष नीट होता है जिसमें जो है वो क्वालिफाई करके उसमें एडमिशन ले सकता है। बिल्कुल। और यही होम्योपैथी की बात करें मैम, तो होम्योपैथी में कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस तरह से उनका चयन कर सकते हैं? होम्योपैथी में भी 12th के बाद आपको नीट देना है और नीट के बाद आप क्लियर करेंगे तो BHMS करेंगे। देन आफ्टर BHMS आपकी 3 इयर्स की MD की डिग्री होगी। देन आफ्टर MD यू नीड, इफ यू वांट टू परस्यू, तो आप PhD भी कर सकते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं होम्योपैथी में कि जो बच्चे कुछ फार्मेसी करना चाहते हैं तो वो डिप्लोमा इन फार्मेसी और ये सब कर सकते हैं होम्योपैथी में। जी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बोलें कि जॉब ऑप्शन नहीं है, कि वर्क ऑप्शन नहीं, सब कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं और वो आपके इंटरेस्ट पे है। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप कोई भी चीज़ पे अगर अपना 100% डेडिकेशन देंगे
तो उसका आउटपुट भी 100% फ्रूटफुल आएगा। बिल्कुल। और यहाँ बात आती है जॉब, अब हमने कोर्सेज की बात करी सर, तो वहीं हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का आयुष एक प्रयास, एक कदम आपके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को सशक्त करने के लिए, तो उसके बारे में सर जानकारी दें, किस तरह से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और सपोर्ट कर रही है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को सर? देखिए मैम, एक सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये है कि उन्होंने एक अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट करी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए अलग से सारी फंडिंग अलग से हो रही है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड जो पहले से अलग से बना हुआ है हमारे पास, एक आयुष ग्राम योजना चला रखी। अभी जो आयुष्मान भारत वाली योजना है उसके अंदर भी 10% उन्होंने वेलनेस सेंटर्स के लिए दिए। बिल्कुल। तो लगभग 12,500 वेलनेस सेंटर्स वो भारत भर में खुलेंगे। तो आयुर्वेद आयुष पद्धतियों को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव कदम है। बिल्कुल सर, आप इसमें क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे, किस तरह से सप्लीमेंट करेंगे? क्या आप देखते हैं कितना आयुष एंकरेज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को सर? यूनानी मेडिसिन को जो आयुष मंत्रालय हमारा बहुत प्रमोट कर रहा है। जितनी भी उसकी जो है रिसर्च वर्क्स हैं वो सब जो है प्रमोट हो रहे हैं। जगह जगह CMEs और जो है रिओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करा करके नॉलेज को अपडेट, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो चाहे वो टीचिंग स्टाफ में हो, उसकी जो है नॉलेज अपडेट की जाती है। ये सब जो है आयुष मंत्रालय का काम है, वो प्रमोट कर रहा है। जी। और मैम, होम्योपैथी की अगर बात करें तो आयुष से होम्योपैथी किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है, किस तरह से बच्चों को ये मदद कर रहा है आयुष? पूरी तरीके से मदद कर रहा है। NIH खोला और RBS के अभी जो कर रहा है वो रूरल में पूरा बच्चों की अपडेट, उनको इवन पद्धति को भी डे बाय डे अपडेट करता है, उनके कोर्सेज, उनकी क्लासेस होती है सब, तो उस तरीके से ये बहुत सपोर्ट कर रहा है। और RBS के एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस पद्धति को ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए और मेंटल लोगों के मेंटल लेवल पर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और उनके साथ जुड़ने के लिए और लोगों को जितना हो सके अट्रैक्ट करने के लिए, ये भी एक प्रोस्पेक्टिव एवेन्यू है। आप इसमें आइए और एक करियर ऑप्शन हो सकता है। ऐड करना बिल्कुल सर। अभी राजस्थान सरकार ने लगभग 700 करोड़ का बजट देके जी और एक ANM और आशा उनको ट्रेनिंग के लिए कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि हम गाँव पे भी जाके प्राथमिक आयुष वाली दे सकें। तो इस तरह की किट तैयार की जा रही है ताकि प्राथमिक चिकित्सा वहीं उनको ANM आशाओं के द्वारा दी जाए। तो ये भी राजस्थान सरकार के बेहद बड़ा प्रयास है, क्योंकि आप तीनों ही बता रहे हैं जिस तरह से आपके यहाँ एलाइड सर्विसेज भी होती हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स करके हो, ANM आशा, तो ये सारे ही प्रयास हैं कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को बढ़ाने के लिए और बच्चों के लिए एक सुनिश्चित और एक सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सर, है ना सर? और आपसे बात करना चाहेंगे सर, आयुर्वेदिक में एक और जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, एक और एलिड एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर को। यस मैम। तो उस पे सर बताइए किस तरह से वो होता है सर? जैसे मैंने अभी बताया कि दो बहुत इसमें महत्वपूर्ण, एक तो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, तो जितनी भी, क्योंकि आयुर्वेद या यूनानी की बात करें तो ये डिपेंडेंट है मेडिसिन पे, जो फॉरेस्ट एक हमारा मेन रिसोर्स है। धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन के कारण हमें मेडिसिन मिलने में कमी हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो तो हमें मेडिसिन मिले। अभी चाइना इसको लीड करता है वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा हर्बल मेडिसिन के एक्सपोर्ट में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही है कि अगर इंडिया इसमें लीड करे, उसके लिए हमें जड़ी बूटियां उगानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उसके लिए दो बहुत अच्छे हैं, एक आयुष ग्राम योजना है जिसमें लगभग हर ग्राम को एक चूज किए उन्होंने, एक डिस्ट्रिक्ट पे 25 लाख रुपए वो दे रहे हैं। तो उसमें खेती के कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन की खेती की जाती है वो सिखाते हैं उनको, फिर कैसे बेचा जाए। तो पूरी एक स्वरोजगार भी हमारे किसानों के लिए सरकार कर रही है, अवेलेबल हो सकता है। और उनके बारे में अगर उन्हें बहुत विशेष जानना है कि हमारी सॉइल टेस्ट करा के इसमें कौन सी मेडिसिन उगा सकते हैं, तो हमारा नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, वहाँ से सूचना ले सकते हैं। और बस चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से और सुधार आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, जिससे ये और लोकप्रिय हो, बच्चे में और आए और अपना सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करें? हमें इसे कल्चर में डालना पड़ेगा। जैसे हमारे कैरिकुलम में अगर हम इसे डालें तो या तो 9-10 से थोड़ा थोड़ा बेसिक हम स्टार्ट करें कि आयुर्वेद क्या है, योग क्या है, यूनानी क्या है, इनके बेसिक प्रिंसिपल क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काफी GDP तो मेडिसिन पे खर्च होता है, तो उसको रोका जा सकता है अगर हम स्वस्थ रहे तो उसके प्रिंसिपल्स को यूज करके। बस बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह से और इसको हम सशक्त कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो है इसको इस तरह से वो कर सकते, प्रमोट हमारा जो है आयुष मंत्रालय तो प्रमोट कर ही रहा है, हम भी जो है इसमें जो है अपना भागीदार बने। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है RBS के, जिसको जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें जो है स्कूल्स में जाकर के हमारे जितने भी आयुष के डॉक्टर्स हैं
वो जाकर के बच्चों का इंस्पेक्शन करते हैं और ये देखते हैं उसमें 39 डिजीजेज हैं जिनका जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि कोई बच्चा इन डिजीजेज तो नहीं जूझ रहा है, तो उसका जो है उसको जहाँ भी सेंटर है उसको वहाँ रेफर करते हैं और जिससे उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आयुष मंत्रालय हमारा कर रहा है। उम्मीद करेंगे कि करता रहे और हमारे जो बच्चे हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा आते रहे और यूं ही आयुष आगे बढ़ता रहे। हमारी खुद की परंपरागत विधि है, तो हमारी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। और मैम आप क्या कहना चाहेंगी संक्षिप्त में? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जितना अच्छे से हम स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल में कभी एज ए वेदर चेंज या फिर कोई भी ना वो चीज़ हो तो उसमें एक कैंप लगाया जाए जिससे कि बच्चों को अवेयरनेस आए कि हाँ भाई ये एक पैथी है, इसका यहाँ ऐसा है। उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए उस दिन जिस दिन कैंप लगे स्कूलों में, तो इस तरीके से अपने आप पैथी बढ़ेगी और पैथी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और उतना ही लोग आ पाएंगे। रोजगार के लिए एक अच्छा ऑप्शन है आयुष। आज हमने बात करी वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षा, संभावनाएं और विस्तार पर, और अब वक्त हो चला है आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहने का। आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी। चलते चलते बस अब दीजिए इरम तस्लीम को इजाजत और यही कहेंगे, एक फैज का शेर याद आ रहा है, इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, ए दोस्त चलो हम जुदा हो जाएं। नमस्कार।